नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेडी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, इसके मॉडल पेपर की। आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का मॉडल पेपर दिया गया था और जो भी क्लासेस दी गई थी कैसी रही आप लोगों के लिए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का मॉडल पेपर। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? केवल सुनने या बहरेपन की समस्या होना, रोशनी, ध्वनि या स्पर्श संवेदी इनपुट के प्रति अति संवेदनशीलता या कम संवेदनशीलता होना, पूरी तरह से देखने की अक्षमता या केवल मांसपेशियों और चलने फिरने में जुड़ी समस्या है। देखिए होता क्या है, जब सेंसरी प्रोसेसिंग की बात करता है तो वहां पर बच्चों में आवाजों, कपड़ों को स्पर्श करने, तेजी से रोशनी या बहुत कम रोशनी, ऐसी जगहों पर उनको परेशानी होती है। और जब परेशानी होती है तो वो क्या दिखाते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी दिखाते हैं। और कहीं कहीं पर बच्चे क्या भैया बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ठीक है, इसकी विपरीत रहते हैं। कोई तापमान का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं होता। ऐसी समस्या आपको ऑटिज्म में देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोशनी, ध्वनि या स्पर्श जैसी संवेदी इनपुट के प्रति अति संवेदनशीलता या कम संवेदनशीलता का होना। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 2। विशिष्ट शिक्षण क्षमता के अंतर्गत डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी पढ़ा है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपके पढ़ने से संबंधित। और पढ़ने का मतलब होगा कि शब्दों को पहचानने में समस्या होगी, उसको पढ़ने में समस्या होगी, उसके उच्चारण करने में समस्या होगी। तो भैया क्या होगा? डिसलेक्सिया होगी। क्या होगा? डिसलेक्सिया होगी। गणितीय अवधारणाओं में कठिनाई का होना, तो आप कहते हो सर डिसकैलकुलिया होगी। ठीक है भैया, आपको ये देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। विकासात्मक अक्षमताओं में शीघ्र हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पर शीघ्र हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जितनी जल्दी आप बच्चे में हस्तक्षेप कर लेंगे, बच्चे के विकास में उतनी ही जल्दी तेजी आएगी। क्यों? क्योंकि आप हस्तक्षेप करेंगे, जितनी जल्दी आप हस्तक्षेप कर लेंगे जितनी जल्दी आप पहचान कर लेंगे उतनी जल्दी आप हस्तक्षेप करेंगे। और जब हस्तक्षेप करेंगे तो बच्चे का विकास तेजी से होगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा, उसकी गति अच्छे से बढ़ेगी, उसको अच्छे से सुधारा जा सकेगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में ही सहायता प्रदान कर भविष्य के गंभीर प्रभावों को कम करना। ठीक है भैया, जितनी जल्दी प्रारंभिक वर्ष, यानी कि आप अगर बच्चे में 0 से 6 वर्ष तक बच्चे को पहचान लेते हो, देख लेते हो कि क्या जो है पीछे है, बच्चा कहां पर पीछे है, तो भाई सबसे अच्छी बात है। बात करते हैं पार्ट ए में सेक्शन बी की, क्योंकि पार्ट ए में अभी तक आप लोगों ने कल
पेपर दिया तो आप लोगों ने वहां पर 9 के 9 अपने एमसीक्यूज पाए थे, लेकिन अब आप पेपर नंबर 2 दोगे, पेपर नंबर 3 देंगे, पेपर नंबर 5 देंगे, पेपर नंबर 6 देंगे। इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको जो है ऐसे ही देखने को मिलेंगे 9 नंबर में, ठीक है। 3 एमसीक्यूज, 2 ट्रू फॉल्स और 4 आपके मैचिंग के, ठीक है। और पेपर नंबर 4 अगर एचआई वाले बना के देते हैं और तो आपको जो है सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, और अगर वीआई बना के देता है तो आपको फिर वही पहला पेपर जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में सूचनाओं को क्रमिक रूप से संसाधित करने की क्षमता और गति भिन्न हो सकती है। क्या ये सही है? भाई बौद्धिक अक्षम बच्चा है, कोई भी सूचनाओं को कोई हो सकता है बच्चा थोड़ा जल्दी संसाधित कर ले, हो सकता है कोई थोड़ा देर में संसाधित करे। क्षमता जो होती है बच्चे की, हर बच्चे की अलग अलग होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई भी बच्चा क्यों ना हो, प्रत्येक बच्चे की कार्य करने की दर, क्षमता अलग अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है, याद करने की क्षमता अलग होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चों की अधिगम शैलियां जैसे दृश्य, श्रव्य बिल्कुल एक जैसी होती हैं और इनमें कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। नहीं भैया, हर बच्चा अपनी तरीके से सीखता है। कोई विजुअल तरीके से सीखेगा यानी कि देख करके, कोई सुन करके सीखेगा, ठीक है, कोई सुन करके सीखेगा, कोई कैनेस्थेटिक रूप से सीखेगा, कोई लिख करके सीखेगा, कोई टेक्टाइल्स के माध्यम से सीखेगा। यानी हर बच्चा अपनी अपनी तरीके से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, ये आपका गलत हो गया, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी। यहां पर आपके लिए 1, 2, 3 और 4, और यहां पर आपके लिए ए, बी, सी और डी मैचिंग करनी है। देखिए बहुत अच्छे से देखिए, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होगा तो आप क्या कहोगे सर? लिखने की अक्षमता, अक्षरों के आकार और बनावट में गंभीर कठिनाई, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑटिज्म होगा तो कहोगे सर बच्चा सामाजिक संचार नहीं कर पाता, बच्चे को बातचीत करने में कठिनाई होती है, बच्चा जो है आंखों से आंखें नहीं मिला पाता। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं आपके यहां पर, तो दूसरे का भैया ए हो जाएगा। उसके बाद में बौद्धिक अक्षमता की जब भी बात होती है तो बौद्धिक अक्षमता हम कहते हैं कि भाई बच्चा अगर 70 आईक्यू, जिस बच्चे का आईक्यू 70 से नीचे होता है, 70 से नीचे होता है, उस बच्चे को हम बौद्धिक अक्षमता में लाते हैं। यानी कि औसत से कम बुद्धि क्षमता और अनुकूलित व्यवहार में कमी देखने को मिलती है तो हम कहते हैं बच्चे में बौद्धिक अक्षमता है। तो यहां पर आपका थर्ड में हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है, बौद्धिक अक्षमता डी। अब एक बचा हुआ है दृश्य शिक्षार्थी। कौन सा बचा? चित्र, चार्ट या फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बेहतर सीखना, बिल्कुल ठीक है। तो आपका 4 का हो जाएगा बी वाला, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर आपको यहां से, और इसमें आपको सभी प्रश्न करने होते हैं, इसमें आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। तो पहला आपके सामने है प्रश्न, कह रहा है कि ऑटिज्म यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आई कांटेक्ट की कमी और इकोलेलिया से क्या तात्पर्य है? देखो भाई, अगर बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं होगा तो बच्चा बात नहीं करेगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, व्यक्ति को सीधे तरीके से नहीं देखेगा,
अगर इकोलेलिया होगा तो दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को बिना सोचे समझे तुरंत या कुछ समय बाद बार बार दोहराना। ऐसी जो स्थिति होती है आपको ऑटिज्म में, आप जब फीचर्स ऑटिज्म के पढ़े थे तो वहां पर बताया गया था कि बच्चा बार बार चीजों को रिपीट करता है, बच्चा बार बार दोहराता है। ठीक है, तो ऐसी चीज जो है इकोलेलिया के अंतर्गत आती है। दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट अधिगम अक्षमता की परिभाषा लिखिए। ये क्या होती है? ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार होती है, आप सभी को पता है। इसमें बच्चे का जो आईक्यू होता है वो डैमेज नहीं होता। ठीक है भैया, बच्चे का आईक्यू बिल्कुल सामान्य रहता है, सामान्य से ऊपर रहता है, फिर भी बच्चे में सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी संबंधी, गणित संबंधी क्षमता प्रभावित होती है। बच्चे की बुद्धि सामान्य या उससे अधिक होने के बावजूद भी वह अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार शैक्षणिक प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो ये कौन कहलाता है? एसएलडी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। ठीक है भैया। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विकासात्मक देरी और विकासात्मक अक्षमता में क्या अंतर है? देखो भाई, डेवलपमेंटल डिले क्या होता है? जहां पर बच्चा सामान्य बच्चे की तरीके से उसका विकास नहीं हो रहा होता है। सामान्य बच्चे से अगर धीमा विकास है, कम विकास हो रहा है, तो भैया वो आपका डेवलपमेंटल डिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। और विकासात्मक अक्षमता तो देख लेते हैं दोनों को। कहेंगे भाई, जब कोई बच्चा अपनी उम्र के अनुसार सामान्य मील के पत्थर माइल जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है वहां तक देरी से सीखता है, यह स्थिति सही थेरेपी के समय के साथ सुधार कर सकती है। भाई अगर बच्चे को सही थेरेपी दो तो भाई सुधार हो जाएगा। लेकिन विकासात्मक अक्षमता क्या होता है? यह एक गंभीर और स्थायी स्थिति होती है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में हमेशा प्रभावित करती है। जैसे ऑटिज्म हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, ये सब क्या है? ये सब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है। ठीक है भैया। प्रारंभिक हस्तक्षेप से आप क्या समझते हो? जब किसी बच्चे में विकासात्मक देरी या अक्षमता होती है तो उसके शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, और जब लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या किया जाता है? बच्चों को उपचार दिया जाए, बच्चों की चिकित्सा की जाए, बच्चों की शैक्षणिक सहायता दी जाए, बच्चे को थेरेपी प्रदान की जाए, जिससे कि भैया बच्चे का हस्तक्षेप अच्छे से हो सके। तो ऐसा जो हस्तक्षेप है वो प्रारंभिक हस्तक्षेप कहलाता है। इसका उद्देश्य ही होता है कि बच्चे के नुकसान को कम करना, उसकी क्षमता को बढ़ाना। बौद्धिक अक्षमता के 2 वर्गीकरण लिखिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया इसको। अगर आप बौद्धिक अक्षमता को मनोवैज्ञानिकों के आधार पर बांटते हैं तो आपने पढ़ा होगा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो जब आपने माइल्ड के बारे में पढ़ा होगा, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, तो आपने कहा होगा सर 50 से 70 के बीच में माइल्ड हुए। ठीक है, या कहीं कहीं पर भैया ऐसे लिखा होता है, आप लोग कहोगे सर ये नहीं। ठीक है, कहीं कहीं पर भैया ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, माइल्ड ये है। तो आप कहोगे सर मॉडरेट की जब भी बात करोगे, ये आईक्यू है भैया बच्चे का। ठीक है, मॉडरेट की जब भी आप बात करोगे तो आप कहोगे सर आपका 35 से 49। ठीक है, उसके बाद में अगर आप सीवियर की बात करोगे, ठीक है, तो आप कहोगे सर आपका 34 से 20। और अगर प्रोफाउंड की बात करोगे तो कहोगे सर 20 से कम। ठीक है, तो ये आपका जो है मनोवैज्ञानिकों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। अगर आपने शैक्षणिक आधार पर वर्गीकरण किया होता तो वहां पर एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन या एजुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कस्टोडियल
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये आपके 3 प्रकार हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, ये है शैक्षणिक आधार पर और ये है आपका बौद्धिक अक्षमता, आपका मनोवैज्ञानिक आधार पर। ठीक है भैया। वेरी वेरी हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक द थ्योरीज ऑफ लर्निंग में मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं होती, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है और हर बुद्धि, प्रत्येक बुद्धि किसी के पास नहीं होती। इन्होंने 8 प्रकार से बुद्धियों के बारे में बताया 1983 में। सबसे पहली बुद्धि भाषाई बुद्धि। कहा इन्होंने जिसके पास शब्द, भाषा, उसके अर्थ और व्याकरण को सही तरीके से समझने और उपयोग करने की क्षमता होगी, उसके पास भाषाई बुद्धि होगी। लेखक, कवि, वकील, शिक्षक जो है ये भाषाई बुद्धि वाले हो सकते हैं। इन्होंने कहा तार्किक बुद्धि। तो तार्किक बुद्धि में तर्क करने, समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और कठिन गणितीय गणनाओं को आसानी से हल करने की क्षमता होती है। इसमें वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, शतरंज खिलाड़ी ऐसे आपके हो सकते हैं। इसके बाद में स्थानिक बुद्धि किसके पास होगी? स्थानिक बुद्धि उसके पास होगी जो दुनिया को मानसिक रूप से समझने, कल्पना करने, उसमें बदलाव करने की क्षमता रखता होगा। एक चित्रकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्चर, पायलट, इनके पास में विजुअल या स्थानिक बुद्धि होती है, स्पिरिचुअल होती है। उसके बाद में शारीरिक गतिक बुद्धि, जो अपने अंगों का अच्छे से प्रदर्शन कर सकेगा, कुशलता पूर्वक उपयोग कर सकेगा, तो वो डांसर, एथलीट, सर्जन, अभिनेता ये। इसके बाद में सांगीतिक बुद्धि, जहां पर बच्चा या व्यक्ति सुर, लय, ताल की बात करेगा तो आपको होगा सर गायक, संगीतकार, म्यूजिक, वाद्य यंत्र बजाने वाला, ऐसा हो सकता है। एक आपका अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, दूसरों के मूड, इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार को समझने, उसके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता आपको देखने को मिलेगी, तो आपको होगा सर अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ठीक है, ऐसी बुद्धि भैया नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे शिक्षक के पास हो सकती है। उसके बाद में अंतः व्यक्तिगत, स्वयं की भावनाओं को समझना, शक्तियों को समझना, कमजोरियों को समझना, अपनी इच्छाओं को समझना। ठीक है, तो ये आपकी दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, मनोवैज्ञानिक ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि हो। प्राकृतिक बुद्धि आप किसको कहोगे? जहां पर पेड़ पौधे, जानवर, वनस्पति, मौसम, इसके आधार पर लोग चीजों को समझे। किसान, वनस्पति वैज्ञानिक या पर्यावरणविद जो है, इसके पास में प्राकृतिक बुद्धि होती है। बुद्धि के 8 प्रकार को उन्होंने बताया और प्रत्येक बुद्धि किसी के पास नहीं होती, ये इन्होंने बताया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके याद जरूर कर लेना भाई। ठीक है, अधिगम शैलियों से क्या तात्पर्य है? क्योंकि हर बच्चा अपने अपने तरीके से लर्निंग करता है। अधिगम का मतलब होता है याद करना। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है याद करना, लर्निंग करना। प्रत्येक बच्चा अपनी तरीके से जानकारी एकत्रित करता है, उसको याद करता है, सीखता है। ठीक है, सभी बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीखते। जैसे दृश्य शिक्षार्थी, ये वे बच्चे होंगे जो देख करके सीखेंगे, किसी चार्ट, मैप, फ्लैश कार्ड, वीडियो के माध्यम से। श्रवण शिक्षार्थी, ये बच्चे सुनकर बेहतर सीखेंगे। इन्हें शिक्षक भाषण, मौखिक निर्देश, कहानियां, कविता, ऑडियो, इसके माध्यम से। पठन व लेखन शिक्षार्थी, रीडिंग राइटिंग लर्नर, जो पढ़ करके, लिख करके, नोट्स बना करके सीखेंगे। और गामक शारीरिक शिक्षार्थी, कैनेस्थेटिक लर्नर्स, जो किसी भी चीज को छू करके,
स्वयं से उसका प्रयोग करके, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, रोल प्ले वगैरह करके अच्छी तरह से सीखेंगे। तो ये जो होते हैं हर प्रकार से अलग अलग होते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में विशिष्ट अधिगम अक्षमता से पीड़ित बच्चों की लेखन संबंधी 3 मुख्य विशेषताएं। लेखन संबंधी 3 मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? लेखन संबंधी विशेषताएं हैं तो आप कहोगे सर ये आएगा आपका डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा तो अक्षरों को बनावट और आकार में समस्या होगी। बच्चे अक्षरों को बहुत छोटा, बहुत ही बड़ा, आड़ा तिरछा ऐसी दूरी पर बनाएंगे। मिरर इमेज बनाएंगे, जैसे बी को डी, पी को क्यू, ऐसे इमेज उल्टा उल्टा बनाएंगे। ठीक है। अधूरी वर्तनी और व्याकरण रखेंगे, किसी भी शब्द को छोड़ देंगे गलत तरीके से उसको। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में विकासात्मक अक्षमताओं के संदर्भ में प्रसव पूर्ण जोखिम कारक कौन कौन से हैं? प्रसव पूर्ण की बात कर रहा है भैया। ठीक है, प्रसव पूर्व की बात कर रहा है, प्री नेटल रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है। और दिव्यांगता के होने के कारण बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं विकासात्मक क्षमताओं के प्रसवपूर्ण जोखिम कारण, यहां पर आपसे पूछे गए। यानी कि जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान जो चीजें विकसित होती हैं, गर्भावस्था के दौरान यदि मां को गर्भावस्था के दौरान रुबेला, कोई भी गंभीर वायरस संक्रमण होता है तो दिक्कत आ सकती है, बच्चे में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। माँ का कुपोषण और स्वास्थ्य खराब होना, पर्याप्त रूप से पौष्टिक भोजन न मिल पाना, गंभीर रूप से एनीमिया, खून की कमी का होना, तब समस्या हो सकती है। हानिकारक पदार्थों के सेवन से बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, एक्सरे के संपर्क में ना आने से, नशीले पदार्थों का सेवन ना करने से, ऐसे में समस्या आ सकती है। ठीक है। विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान में चेकलिस्ट की क्या भूमिका होगी? तो भाई आपको पता है विकासात्मक अक्षमता है बच्चे में आप संरचित उपकरण का उपयोग करोगे, उसकी उम्र के अनुसार करोगे, उसके डेवलपमेंटल डिले को देखते हुए करोगे, तो आप लक्षणों को जल्दी पकड़ो। भाई आप बच्चे में चेकलिस्ट लगा रहे हो कोई भी, तो आप बच्चों को जल्दी से पकड़ पाओगे लक्षणों को, बच्चों को क्या लक्षणों को, उसकी उम्र के अनुसार वो क्या नहीं कर रहा है, क्या डिले है, आप जान पाओगे तो समय रहते आप थेरेपिस्ट के पास बच्चे को भेज सकते हो। बच्चे को सिखाने के लिए आप जो है कह सकते हो कि भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार अच्छे से सीख ले। ठीक है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में स्मृति और ध्यान से जुड़ी किन्हीं 3 कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। भाई बौद्धिक अक्षम बच्चा है तो उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, बच्चा तुरंत याद करेगा और तुरंत भूल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में स्मृति या ध्यान की कमी होगी, अटेंशन नहीं होगा बच्चे में, अटेंशन नहीं होगा, किसी भी कार्य को सही से नहीं करेगा, ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको सेलेक्टिव अटेंशन की कमी देखने को मिलेगी। ये बच्चे किसी पाठ या कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो ध्यान केंद्रित करना, किसी भी चीज को वो अनदेखा करेंगे, ऐसी कठिनाई आपको देखने को मिलेगी बौद्धिक अक्षम में। तो इस प्रकार से आपके 6 क्वेश्चन पार्ट सी में करवा दिए। पार्ट डी में आपको, हाँ 6 में से आपको 4 करने थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। पार्ट डी में आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से आपको 2 करने होंगे। ठीक है। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन 1 नंबर का प्रश्न भैया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को परिभाषित करें। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की सामाजिक संचार संवेदी प्रसंस्करण से जुड़ी मुख्य विशेषताओं तथा उनके लिए उपयोगी किन्हीं 3 शिक्षण रणनीतियों का विस्तृत वर्णन करें। तो ये आपका पहला प्रश्न है। क्या कहते हैं कि भाई ऑटिज्म
आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए एग्जाम ट्रिकी के इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 6 के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको रखा गया है। आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट से लेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, करिकुलर स्ट्रेटजीज वाला, टीचिंग स्ट्रेटजीज वाला, सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए आपको केवल और केवल 299 का पेमेंट करना होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया गया है 91181820। व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना पेमेंट करके वहीं पर आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। कहाँ पर आपको करना है बता दिया जाएगा। पेमेंट करके आप इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें केवल और केवल आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पिछले 2-3 सालों में आए हुए प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को रखा गया है। तो जिसको भी लेना है कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बात कर लेते हैं भैया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। तो कहेंगे एक न्यूरोलॉजिकल विकार जो बच्चे के जीवन में मुख्यतः जो प्राथमिक 3 वर्ष होते हैं उसमें आपको देखता हुआ मिलता है। इसमें बच्चे का सामाजिक संपर्क, बातचीत करने में कठिनाई, आंखों से व्यवहार करने, आंखों से आंखें मिलाने में कठिनाई, ठीक है, व्यवहार, ये सब चीजें, बातचीत, कम्युनिकेशन जो होती है, ये सब चीजें प्रभावित होती है। स्पेक्ट्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन सभी चीजों का एक मिला जुला हुआ रूप होता है, ठीक है, जहां पर लक्षण बच्चे में दिखते हैं, अलग अलग गंभीरता दिखती, अलग अलग बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं ऑटिज्म। इसकी विशेषता क्या होगी? तो आपको होगी सर संचार करने में कठिनाई, आई कांटेक्ट करने में कठिनाई, बातचीत करने में कठिनाई, दूसरों से आंखें मिलाने में कठिनाई, ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन नहीं करते। हो सकता है आप उनको बुलाते रहो और बोले ना, सीधे निकलते हुए चले जाएं। इकोलेलिया होता है दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को बिना समझे बार बार दोहराना। अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं करते, या कभी कभी व्यक्त करते हैं तो शब्दों का उपयोग नहीं करते, इशारों के माध्यम से, चेहरे के हाव भाव के माध्यम से इन चीजों का उपयोग नहीं कर पाते। अक्सर अपनी बातचीत करने के लिए दूसरों के हाथ को खींच कर ले जाते हैं या कुछ बताते हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं। अकेले में रहना पसंद करते हैं, स्वलीन होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं स्वयं में लीन। स्वयं में लीन का मतलब ही है अपना काम करते रहना, जो होगा किसी भी नई चीज में रुचि ना दिखाना, जो पुरानी चीजें हैं उनको अपने हिसाब से करते रहना, उनके चीजों में कोई परिवर्तन ना करे भैया। संवेदी प्रसंस्करण की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बच्चे में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि बच्चा कभी कभी हाइपर होता है, ठीक है, कूदेगा, सीटी सुनेगा तो डरेगा, बहुत तेज चिल्लाएगा, ऐसी चीजें होंगी। कभी कभी बच्चा हाइपो सेंसिटिव होगा, चोट लगने पर, दर्द लगने पर उसे कोई एहसास नहीं होगा, ठीक है, ऐसी देखने को चीजें मिलती हैं। संवेदी आत्म उत्तेजना, अपनी इंद्रियों को शांत या उत्तेजित करने के लिए बार बार हाथ फड़फड़ाना, एक ही जगह पर गोल गोल घूमना, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। ऑटिज्म बच्चे के लिए 3 रणनीतियां, क्या प्रमुख 3 शैक्षणिक रणनीतियां हैं, इन पर बात होगी। तो हम कहेंगे भाई ऐसे बच्चे के लिए आप विजुअल शेड्यूल्स, जब आप बच्चे को कुछ भी सिखाते हो, दैनिक दिनचर्या के में ही आप अगर कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं, तो ये बच्चे आपस में एकदम से कोई बदलाव नहीं कर लेते, आप धीरे धीरे उनमें बदलाव करेंगे। फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे के लिए एक डेली रूटीन सेट करेंगे, जिससे आप बच्चे के व्यवहार को सही कर सकते हैं। सामाजिक कहानियां सुनाएंगे, किसी भी चीज को आप छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, सरल वाक्यों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ऐसे आप बच्चे को बताएंगे, सचित्र वर्णन करेंगे। बच्चे के लिए एक सेंसरी कॉर्नर बना देंगे, जहां पर बच्चे के लिए मंद रोशनी, कम रोशनी, तेज आवाज, ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे, जिससे कि बच्चे की उत्तेजना के बारे में आपको पता होता जाए
और भैया आगे बढ़ते जाए। ठीक है, नेक्स्ट भैया, विशिष्ट अधिगम अक्षमता से आप क्या समझते हैं? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इसका सबका बहुत अच्छे से वर्णन करना है। आप सभी को पता है न्यूरोलॉजिकल स्थिति बच्चे की बच्चे की जानकारी को प्राप्त करते समय उसे समझने, व्यक्त करने और क्षमता को प्रभावित करती है। अभी आप लोग ऊपर से पढ़ के आए। जहां पर हम लोग डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई बच्चे को जो है ये एक आम प्रकार के रूप में बच्चे को भाषा और शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, अक्षरों और ध्वनियों को तालमेल से ना बिठा पाना, ऐसी समस्या होती है। डिस्ग्राफिया की अगर आप बात करेंगे तो लेखन अक्षमता होगी। सूक्ष्म गामक कौशल, फाइन मोटर स्किल बच्चे का प्रभावित होगा। अक्षरों की बनावट बहुत खराब होगी, आड़ी तिरछी होगी, ऐसी समस्या होगी। डिस्कैलकुलिया की बात करोगे तो बच्चे को गणित की जो समस्याएं हैं, गणित की जो अवधारणाएं हैं, उनको समझने में समस्या होगी। ठीक है, विशेष शिक्षक के रूप में शैक्षणिक सहायता या अनुकूलन आप कैसे करोगे? तो बच्चे को आप कैसे सिखाओ? बच्चे को आप मल्टी सेंसरी अप्रोच से सिखाओ। शिक्षक को केवल ब्लैक बोर्ड या किताबों पर निर्भर ना रखो, इसके बजाय देखना, सुनना, छूना, ऐसे इंद्रियों के माध्यम से बच्चे को बेहतर बनाओ। अक्षरों को आप रेत पर या उंगली के माध्यम से भी बच्चे को करवा सकते हो, सिखा सकते हो। बच्चे को आप एक्स्ट्रा टाइम दे दो। अगर आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा धीमे कर रहा है तो आप बच्चे को छोटे छोटे चीजों में, टुकड़ों में चीजों को बांट दो और भैया बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो। ठीक है, बच्चे के लिए आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दो। डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, जो किताबों को पढ़कर सुनाता हो। डिस्ग्राफिया के लिए आप जो है बच्चे के लिए ओरल एग्जाम ले लो आप बच्चे का। डिस्कैलकुलिया है तो भैया बच्चे को कैलकुलेटर या वेगस दे दो, जिससे कि बच्चा चीजों को प्रयोग करके बेहतर कर सके। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए। इसके विभिन्न कारणों, प्रसव पूर्व कारण, प्रसवकालीन और प्रसव पश्चात का सविस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो बौद्धिक अक्षमता आप सभी को पता है, AAIDD के अनुसार, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, इसके अनुसार बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है इसमें व्यक्ति की बौद्धिक कार्य प्रणाली, सोचने, समझने या तर्क करने की क्षमता, IQ जो होता है वो बच्चे का 70 से कम होता है। इसमें बच्चे का जो अनुकूलित व्यवहार होता है, जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ये जो है बच्चे में 18 वर्ष से पहले प्रकट होती है। इसके क्या कारण होते हैं? तो प्रसव पूर्ण कारण होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने यूनिट 1.4 में डिसेबिलिटी में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट पेपर 2 में भी। ठीक है, अनुवांशिक या गुणसूत्रीय विकार, माता पिता से जो भी चीजें क्रोमोसोम के माध्यम से, जीन के माध्यम से बच्चे को मिलती हैं। डाउन सिंड्रोम हुआ, 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी जिसको आप लोग कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ का संक्रमण, यदि गर्भावस्था में माँ को रुबेला, श्रीफ्रीज, ठीक है, ऐसी बीमारियां होती हैं तो भ्रूण का मानसिक विकास रुक जाता है। कुपोषण और नशीले पदार्थों का सेवन, माँ को पर्याप्त पौष्टिक आहार या भोजन का ना मिल पाना, गर्भावस्था में शराब, धूम्रपान, बिना डॉक्टर की सलाह के भारी दवाओं का सेवन, एक्सरे और रेडिएशन के द्वारा गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में माँ का बार बार एक्सरे करवाना, हानिकारक पदार्थों का सेवन करना, प्रसवकालीन समस्याएं, जन्म के समय के कारण, जब कभी मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई, बच्चे में बहुत ज़्यादा कह सकते हो पीलिया है, जन्म के समय बहुत ज़्यादा समय लग गया, जन्म अगर पहले हो गया, जन्म के समय बच्चे में आप कह सकते हो कि अगर ज़्यादा बच्चा कुपोषित है, ठीक है, जैसे मान लो अगर इससे कम वजन है तब भी समस्या है, जन्म अगर पहले हो जाता है तब भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। प्रसव पश्चात कारण क्या होंगे? तो प्रसव पश्चात के कारण क्या होंगे भाई? अगर बच्चे को आप दुर्घटना बार बार उसके साथ हो रही है, सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, बच्चे को अगर सही समय पर अगर टीके नहीं लगवाए गए, ठीक है, अगर खराब भोजन का इस्तेमाल किया गया, दूषित भोजन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, पर्यावरण अगर सही नहीं वहाँ का है, लेड, पारा, शीशा, मरकरी, ऐसे जहरीले तत्व हैं तो भी समस्या आ सकती है। ठीक है, विकासात्मक अक्षमताओं से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप। शीघ्र पहचान का अर्थ क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद अगर 0 से 6 वर्ष में बच्चे का विकास धीमे हो रहा है
देरी आ रही है, असामान्य व्यवहार बच्चा कर रहा है, लक्षणों की पहचान करके माता पिता डॉक्टर, आंगनवाड़ी केंद्र या किसी भी चिकित्सक के पास जाकर के चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। होगा क्या भैया, इसके बाद में आप बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप करवाओ। जब जब बच्चे की पहचान हो जाएगी उसके तुरंत बाद अगर आप बच्चे में हस्तक्षेप करवाते हो तो विभिन्न चिकित्सकीय, शैक्षणिक और सुधारात्मक सेवाओं को आप बेहतर कर सकते हो। बच्चे की स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, विशेष शिक्षा, इसको आप बेहतर कर सकते हो। इसका लाभ क्या होगा? लाभ यही होगा भैया कि बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। बच्चे का कम उम्र में जो चीजें होंगी वो और बेहतर हो जाएंगी। नई नई चीजों को बच्चा जल्दी से सीखेगा। थेरेपी के द्वारा बच्चे के मस्तिष्क क्षतिग्रस्त कार्यप्रणाली बेहतर होगी। अक्षमता की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकेगा। यदि किसी बच्चे में चलने बोलने की शुरुआती देरी होगी तब भी इसको जो है समस्या हो सकती है। ठीक है, स्कूली शिक्षा के लिए तैयारी बच्चे की आप बेहतर कर सकते हो। अगर आप हस्तक्षेप सही वर्षों में करते हो तो आप बच्चे को स्कूल जाने में जो है आगे कर सकते हो, सक्षम बना सकते हो। सामान्य तौर तरीके से बच्चे को सिखा सकते हो, तालमेल बिठा सकते हो। ठीक है, माता पिता और परिवार को भी इसको संभालना पड़ेगा भाई। माता पिता जब काउंसलर के पास जाएंगे तो उसे बताया जाएगा माता पिता को कैसे कैसे आपको बच्चे को सिखाना है, कौन सा प्रशिक्षण देना है, कैसे देना है, कैसे होम बेस्ड ट्रेनिंग आपको देनी है। तो ये इसको कम किया जा सकेगा, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। बच्चे की जो एडीएल की एक्टिविटीज हैं उसमें भी बच्चे को बेहतर बनाया जा सकेगा, जिससे कि बच्चा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इस प्रकार से आज के आपके क्वेश्चंस थे। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।